Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Lecture Series. आज हम आ चुके हैं जापानीज इंपीरियलिज्म पे। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटर वॉर ईयर्स की, और उसमें जो मेजर पावर्स थी स्पेशली जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2, हम उनकी बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा फैसिज्म क्या था, हमने उसी में देखा रशियन रेवोल्यूशन, हमने देखा कम्युनिज्म, उसके बाद हमने देखा स्टालिन एंड सोवियत यूनियन। आज हम बात करेंगे जापानीज इंपीरियलिज्म की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नाजिज्म एंड हिटलर की। ये जो टाइम पीरियड था 1919 से 1939 का, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, इस दौरान बहुत से ऐसे चेंजेस थे जो दुनिया में आए, स्पेशली कंट्रीज जिनको हमने बाद में एक्सेस पावर्स कहा, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, जापान हो, रशिया भी, क्योंकि इनिशियली हम देखेंगे जब हम वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे, रशिया हैड साइंड अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विद जर्मनी, ऑल्दो जर्मनी उसे ब्रेक करता है। So these were the important powers at that point of time. Let us begin with Japanese imperialism. So before that, this is about me, about my academics and my experience. Moving on. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जापान बिफोर मिड ऑफ 19th century was in isolation. मतलब यहाँ तक बिल्कुल एक पैसिफिक के ईस्टर्न पैसिफिक में एक अलग सा मुल्क, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं था, बहुत लिमिटेड उसका ट्रेड था, क्योंकि फ्रॉम 1603 to 1868 इट वाज नोन एज द एडो पीरियड। एडो वाज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो, और तोकुगावा फैमिली जो है वो इसे रूल कर रही थी। 1635 तक यहाँ पे फॉरेन ट्रेड जो था वो चाइना, कोरिया और नीदरलैंड्स के साथ लिमिटेड था, वो भी फ्रॉम वेरी स्मॉलर टाइम पीरियड। एंड लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द पीपल था वो थे शोगुन। एम्परर जो था वो सिर्फ जस्ट फॉर द नेम ओनली। एंड जापान हैड दिस फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, सो ऑब्वियसली ये सबसे नीचे पीजेंट्स और मर्चेंट्स थे, उसके ऊपर ये समुराइज। समुराई कौन थे? दे वर लाइक द बुशिडो, दे वर लाइक द वॉरियर क्लास। इसको आप चाहें तो यूरोपियन जो हमारे फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। जो समुराई विच वर विदाउट मास्टर्स वर नोन एज रॉनिन्स। निंजा भी उसी वॉरियर्स जो थे उस दौर के असैसिनेशन, एस्पियोनाज, मार्शल आर्ट्स में जो है वो ट्रेंड होते थे। डाइम्यो जो था वो they were the vessels of shogun. So same जो हमने यूरोपियन कहना चाहिए उसमें पढ़ा था, यूरोपियन फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर में, कुछ उसी तरीके का एक फ्यूडल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी जापान में भी चल रहा था। अब उस वक्त जापान में क्या कंडीशन थी बिफोर जापान जापान जो है उस आइसोलेशन से जब बाहर निकला, उससे पहले जापान की क्या कंडीशन थी? रिलीजन की हम बात करें तो देयर वाज अ रिलीजन व्हिच वाज नोन एज शिंटोइज्म। शिंटोइज्म बेसिकली ये कहता है कि हर जो चीज़ है उसमें एक लिविंग स्पिरिट है। कॉन्फ्यूशियनिज्म था, कॉन्फ्यूशियनिज्म जो कॉन्फ्यूशियस की टीचिंग्स पे था, तो ये चाइनीज डोमिनेट करता था। इकोनॉमी, क्योंकि हमने देखा आइसोलेशन मीन्स एक तरीके से अगर आप मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इट वाज लाइक अ क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन इंटरनल ट्रेड जारी था, और धीरे धीरे जब ये इंटरनल ट्रेड होने लगा तो जो मर्चेंट क्लास थी, यहाँ पे आप देखिए मर्चेंट क्लास जो है वो बहुत नीचे है।
मर्चेंट क्लास जो है वो यहाँ पे है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब दिस इंटरनल ट्रेड और फ्लरिश करने लगता है, तो मर्चेंट्स की जो वेल्थ है वो सामुराई से ज्यादा होने लगती है। लेकिन there was a very rigid this social stratification this social stratification was very rigid, and जब ये मर्चेंट्स जो हैं वो सरपास करने लगे, सी एवरीवेयर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ ना, सारी कहानी इसकी है। इट्स ऑल अबाउट मनी। जिसके पास ज्यादा पैसा है, अगर आप इनके पास पैसा नहीं होता तो यही जो है मर्चेंट क्लास जो है वो सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन में नीचे की तरफ होता। वही पैसा जो है जब उनके पास समुराई से ज्यादा हो गया, तो वो जो रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था वो इट वाज पुट टू टेस्ट। सो दिस वाज रफली द जापानीज कल्चर एंड इकोनॉमी। लेकिन 1853 में यूएस कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जो है वो गन बोट डिप्लोमेसी, यानी कि ये एक्चुअली 1853 में क्या होता है, ये जो मैट पेरी हैं ये आते हैं 4 बोट्स लेके जापान, और इनसे कहते हैं कि देखो ऐसा है, यू ओपन अप योर इकोनॉमी टू अस, हमें ट्रेड करना है, आप ये ट्रेड ट्रीटी साइन करो वरना वी विल अटैक यू। दे हैड नो चॉइस, सो वो क्या करते हैं, बोले ठीक है काम करो, इनके साथ ये ट्रेड ट्रीटी साइन कर लो। जब इनके साथ ये ट्रेड ट्रीटी साइन होती है तो ये ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड, नीदरलैंड्स और रशिया जो है ये फिर ये भी आ जाते कि नहीं, जब उनके साथ किए तो यू हैव टू साइन दिस ट्रेड ट्रीटी विद अस आल्सो। देन 1858 में there was a commercial treaty between Japan and America, and European powers soon got similar rights in Japan. So यहाँ पे जब ये अब क्या हुआ, एक तरीके से आप देखोगे तो जापानीज इकोनॉमी जो है वो ओपन हो गई। स्टार्टिंग किसने की, यूएस ने, उसके बाद यूके, नीदरलैंड्स, रशिया, हर कोई जो है वो आया और यूरोपियंस का ट्रेड शुरू हो जाता है। नाउ जापानीज का क्या रिएक्शन था इस चीज को लेके, प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न नॉलेज जो है जिसको डच लर्निंग कहा गया, इट बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट जो है, जो हमने देखा कि जब इंडिया में भी हम देखते हैं कि जब ऑल द यूरोपियंस का एडवेंट जो है वो कोई बहुत ऐसा वेलकमिंग इवेंट नहीं है हिस्ट्री में। in spite of that यूरोपियंस ने जो गेटवेज हमारे लिए खोले, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, that was huge. Japanese entrepreneurs, merchants and building industries stood to profit from increased trade. So जाहिर सी बात है, जब जापानीज entrepreneurs जो थे, merchants जो थे, उनका जब ट्रेड बढ़ने लगा, उनका जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में कन्वर्ट होने लगे, वो उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा। सो दिस वाज, लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज अ वेस्टर्न जो वेस्टर्न नॉलेज है उसे कहा गया कि ये जापानीज ट्रेडिशनल बिलीव्स के अगेंस्ट में है। ये हमेशा से रहा है, whenever new culture, new knowledge is being introduced, the first thing first that is being discussed is it is against the traditional Japanese or any country where the native beliefs। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रेटा था उसमें पावर कौन होल्ड कर रहा था, डाइम्योस एंड समुराई। और क्योंकि उनके प्रेस्टीज और पावर को किसने चैलेंज किया, प्रॉफिट, एंड दैट टू ह्यूज प्रॉफिट्स। सो इन ह्यूज प्रॉफिट्स ने क्या किया, इनके जो कहना चाहिए जो ट्रेड है उसको, इनके जो प्रेस्टीज को, इनकी पावर को चैलेंज किया। देन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियंस की एक रिसेंटमेंट भी था, क्योंकि ये सबको पता था कि ये टेरिटोरियल गेन्स की तो बात करेंगे, एंटी फॉरेन अपराइजिंग्स भी होती है जापान में 1863 में, लेकिन दैट वाज सप्रेस्ड। बट द मोस्ट important event that was known as the rebirth of Japan, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो एक पॉलिटिकल चेंज आया, और दैट इज नोन एज द मीजी
restoration, that is known as the Meiji restoration. So ये मेजी रेस्टोरेशन था क्या? हमने स्टार्टिंग में देखा जो एडो पीरियड था, जो एडो पीरियड था मींस जिसको हमने कहा टोकुगावा शोगुनेट, इसको हमने क्या कहा? टोकुगावा शोगुनेट। ये पीरियड जो है, या जिसको हम कहते हैं द मिलिट्री गवर्नमेंट, द मिलिट्री गवर्नमेंट, इट एंडेड। एंड जो हमने देखा था कि एम्परर का जो स्टेटस था, इट वाज जस्ट फॉर द नेम ओनली, ये चेंज होता है। एंड दो एटलीस्ट नॉर्मली, लेकिन 1867 में क्या होता है, ये चेंज होता है एंड द पावर जो है वो वापस एम्परर के पास आती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एम्परर वाज मुत्सुहितो, एम्परर वाज मुत्सुहितो, एंड द एम्परर ही वाज नोन एज द एम्परर मीजी। That is why it is known as the Meiji Restoration. So Meiji Restoration कब हुआ? Meiji Restoration होता है 1868 में. Now, why this is so important? This is important because this is considered as the modernization. What this brought? This brought modernization and westernization. वेस्टर्नाइजेशन ऑफ जापान। नाउ जापान को जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका चेंज था या जो रेस्टोरेशन था, रेस्टोरेशन वाज ऑफ द किंग्स पावर। नाउ व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन 1899 ये जो जापान की डाइट थी, which was the parliament which was made bicameral, and the constitution, a new constitution was adopted. The imperial constitution was adopted in 1890 and this remained till World War II. World War II तक जो है ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजी रेस्टोरेशन के बाद आता है ये रहता है, because when things will change after second world war, that we'll see later on. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए? सबसे पहले येन एज अ करेंसी वाज अडॉप्टेड इन 1872. एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म ये होता है. एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, expansion and encouragement of industrialization, growth of factories. पहले large factories they used to manufacture textile. First textile factory workers were girls and women. So हम एक देख सकते हैं एक industrialized मॉडर्न सोसाइटी की जो है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं. लैंड फॉर्म्स, क्योंकि फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो डेफिनेटली लैंड फॉर्म्स जो लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स थे उनको बनाया गया. दे वर नोन एज जाइबत्सु एंड उनको एक्सपैंड किया गया. सो दे वर लार्जली एक इसको आप कह सकते हैं दिस इज इकोनॉमिक, दिस मेजी रेस्टोरेशन वाज द इकोनॉमिक renaissance of Japan. And that lasted, and that is where जापान को आप देखोगे तो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो, चाहे वो इस टाइम पीरियड पे हो, जापान ने हमेशा अपने आप को स्पेशली आफ्टर दिस एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एक डेवलप्ड इकोनॉमी के उस पे एस्टैब्लिश किया. और ये जापान का बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट रहा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स and in spite what they have seen, they have actually established themselves as one of the top 5 economies in the world. And even in today's just a pandemic time, in that also if you study Japanese decisions that has been taken by them, is they are very much that shows that how developed economy they are and how much the government is taking care of the people. And this can be done only by developed economies. Military reforms भी होते हैं. मेजी एरा से पहले क्या था, या इस मेजी रेस्टोरेशन से पहले क्या था? Armies were run by the local daimyo and thus not subsequent to the central government. अब ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे जो military reforms होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं रूट कॉज होगा Japanese intervention in World War II. मेजी एरा में क्या हुआ? मॉडर्न आर्मी एंड नेवी वर एस्टैब्लिश्ड व्हिच वर लॉयल टू द
जापानीज गवर्नमेंट। इन्होंने जर्मनी का मॉडल यूज किया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर मिलिट्री। They had a firm belief that if Japan was to be taken seriously by the Western powers and was to avoid China's fate, Japan would have to compete militarily. मतलब जो वेस्टर्न में जो रेस चल रही थी, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो यूके में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, हमने रशिया में भी देखा कि वहाँ पे मिलिट्री के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा, मिलिट्री डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा। और यही चीज़ जो है वो जापानीज ने भी अपने अंदर उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि जब तक हम मिलिट्री या हम डिफेंस के ग्राउंड्स पे या उस फ्रंट पे हम स्ट्रांग नहीं होंगे, हमें कोई सीरियसली नहीं लेगा। एंड दैट इज व्हाई conscription was introduced in 1873, where all men had to serve compulsorily in the military for 3 years after turning 21. सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, एलिमेंट्री एजुकेशन को उन्होंने कंपलसरी बनाया, यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की, कई ऐसे लॉज थे जिनको वेस्टर्नाइज कर दिया गया। वेस्टर्नाइज मींस उसमें दिस जो है एक एलिमेंट ऑफ जो नेचुरल जस्टिस था या जो रूल ऑफ लॉ था, इन तरीके के कंसेप्ट को उन्होंने इंक्लूड किया। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द टोक्यो यूनिवर्सिटी। This is a picture of the Tokyo University, and they have done huge reforms, and especially आज भी अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे देखोगे, स्कूलिंग लेवल पे देखोगे, तो जो जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मॉडल थ्रू आउट द वर्ल्ड। सोशल चेंजेस भी हुए, ऑब्वियसली अगर वेस्टर्नाइजेशन होगा, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो आर्किटेक्चर में, फैशन में, म्यूजिक में, लिटरेरी स्टाइल्स में, मैगजीन्स, नॉवेल्स, सब में आपको चेंज दिखेगा। And whenever a traditional society is open up to a more rational thoughts, it is actually the diversity of intellectual and political thoughts is always there. मतलब आप जब आप कोई नई चीज पढ़ते हो या आप किसी नई चीज के कांटेक्ट में आते हो, तो और आपको लग रहा है कि वो रेशनल है, तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट डालेगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव डाइवर्सिफिकेशन जो है वो होगा। एंड जापान में जो है इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज ग्रेट इवन टुडे। जापानीज अगर आप कल्चर देखोगे तो हाँ, वुमेन को मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज व्हाट वी कॉल एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। एक आइडियल काफी हद तक एक आइडियल इक्वल जो सोसाइटी है वो जापानीज सोसाइटी को आप कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम कंट्री साइड टू फैक्ट्रीज, क्योंकि हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, स्पेशली जब मेजी रेस्टोरेशन के बाद इन्होंने अपना ट्रेड को जो है वो एक्सपैंड किया, और क्योंकि मिलिट्री थी तो प्रोडक्शन तो होना ही था, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स भी हो गए थे, तो पीजेंट्स को क्या लगा कि ये सीजनल काम करने से अच्छा है, वी शुड मूव टुवर्ड्स दिस फैक्ट्रीज, एंड देयर वाज अ ह्यूज माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम countryside to factories. Next, if you see imperialization, अब सवाल ये है कि ये सब कहानी तो अच्छी चल रही थी, एक अच्छी एक आदर्श जिसको कहते हैं समाज है, उसकी तरफ जापान बढ़ रहा था, मेजी रेस्टोरेशन हो चुका था, औरतों को बराबर का हक था, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा था, लेकिन व्हाई जापान वेंट फॉर इंपीरियलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जापान के पास फर्टाइल लैंड का जो एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड है उसकी कमी है, तो उनको न्यू लैंड फॉर कल्टीवेशन चाहिए था। मार्केट्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, क्यों? लार्जर पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी, और पीजेंट्स के पास इतना तो नहीं था कि वो जो है, अभी उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि दे विल start, they will act as a market for the finished products. So in finished products के लिए उनको क्या चाहिए था? मार्केट चाहिए था। रॉ मटेरियल स्पेशली जो है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था,
पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑलवेज, जापान में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने आप लोगों ने इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे इस तरीके के, टोक्यो में और जो दूसरे जापानीज शहर हैं उसको वहाँ पे आप देखोगे तो द ह्यूज ट्रैफिक जैम, द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एवरीथिंग, इट इज क्वाइट वेल नोन एंड ये तब से चला आ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कोई मुल्क बढ़ेगा ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिड होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा था। और अब वो कहते हैं ना कि अब एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जापान को ये लगा कि भैया हम ट्रेड में वेस्टर्न को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम मिलिट्री में जब उनको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर इंपीरियलिज्म, व्हाई शुड नॉट वी काउंटर द वेस्ट विद द इंपीरियलिज्म। सो वो वेस्ट के इंपीरियलिज्म से मोटिवेट होके इन्होंने एशिया के अंदर इंपीरियलिज्म की शुरुआत की एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। जब ये जापानीज इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक नया जो है एक नई कहानी शुरू हो जाती है। सो मेजी जापान जो है वो, मतलब मेजी के दौर का जो जापान है वो they were at war, like the first Sino-Japanese war 1894 से 1895। फार्मोसा दैट इज ताइवान को उनके उसमें आ गया। याओतुंग पेनिनसुला आया जिसे मंचूरिया कहा जाता है, सून फोर्स टू रिकग्निश इट, इन्होंने लिया था लेकिन somehow it got back। और ये मंचूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। कोरिया के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। देन द रूसो जापानीज वॉर 1905 1904 1905, ये हमने देखा था जब हम रशिया के बारे में पढ़ रहे थे, वहां भी हमने देखा था। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने रशियन, क्योंकि सबको लग रहा था रशिया विल बी विक्टोरियस इन दिस वॉर, तो जब रशियन फ्लीट जो है वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। एट दिस पॉइंट दिस वाज द पॉइंट वेयर दे वर रिगार्डेड एज द वर्ल्ड पावर एंड ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को जब ये इन्होंने सेटलमेंट करवा दिया तो इनको नोबेल प्राइज मिला। एंड जापान वाज ग्रांटेड द साउथ पार्ट ऑफ द Sakhalin Island and a large sphere of influence in Manchuria. Now this Manchuria is in here. Then 1910 में इन्होंने कोरिया को एनेक्स कर लिया। वर्ल्ड वॉर 1 में ये अलाइज के साथ थे, जर्मनीज जो भी जर्मनीज मैंडेट्स ओवर एशियन आइलैंड्स एंड इट्स लीजेस इन द शैंटुंग पेनिनसुला, तो इनको काफी कुछ गेन हुआ। लेकिन इनके इसी उस पे there was a huge opposition from the European side because सबसे पहले क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ही they were on the defeating side, तो इनको क्या हुआ, इनको they were called at the Washington Conference 1922 और जैसे limit in the size of navies कि जो नेवी का साइज होगा वो 5:5:3 का होगा, कि if Great Britain will have 5, America will have 5 and Japan, in that case Japan will have 3, but Japan never Japan actually resented to these limitations, so इनके नेवीज को लिमिट करने की कोशिश की गई। 9 पावर ट्रीटी में चाइना को इंडिपेंडेंस ग्रांट and territory मिली and open door policy reaffirmed means the four power pact, that is France, Great Britain, Japan and US, इन्होंने ये तय किया, क्योंकि यही तब कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, यही तब इंपीरियलिज्म शो कर रहे थे, तो इन्होंने ये तय किया दैट वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कॉलोनियल पोजीशन। अब हम कॉलोनियल पोजीशन पे, क्योंकि वही तो देखो कॉलोनियल पोजीशन और नेवी, यही तो दो ऐसी चीजें थी उस दौर में जो किसी कंट्री के पावर को या उसके स्टेटस को डिफाइन करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और यूएस ने तय किया कि वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स colonial possession. Now, why I was telling you this conquest of Manchuria pretends that Chinese bandits were destroying the southern Manchurian railway, और ये जो है इन्होंने क्या किया, जापान ने मंचूरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन में चाइना जो है, जब तक लीग ऑफ नेशंस बन चुका था, चाइना जो है वो लीग ऑफ नेशंस के पास जाता है हेल्प लेने के लिए, लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्डर इशू करता है और जापान बोलता है वी आर सॉरी, हम नहीं मान रहे आपकी बात। लिटन कमीशन वाज सेंट टू चाइना टू इन्वेस्टिगेट।
that yes, Japanese rule was harsh in Manchuria and that Japan should withdraw from Manchuria. तो जापान ने बोला if you want us to withdraw then we'll better withdraw from the League of Nations. हम मंचूरिया से तो withdraw नहीं करेंगे. Manchukuo, that is Japanese Manchuria. So Japan ने कहा Manchuria is independent in 1931. मंचू एम्परर जो चाइना का था हुई, उसको जो है उन्होंने मंचूरिया एंड ही वाज अ पपेट. एक्चुअली जापान में आप देखोगे ना 1940s तक आते आते जापान ने इंडोनेशिया देख लो या ये जो मलेशिया यहाँ तक के रीजन पे, वियतनाम, सिंगापुर यहाँ तक के रीजन पे अपना इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट इनका था. कई जगह ये डायरेक्ट रूल कर रहे थे, कई जगह ये जो है इस तरीके के, जैसे एम्परर प्लूई था ना, इसके जैसे पपेट रूलर्स के थ्रू वो रूल कर रहे थे. यूनाइटेड स्टेट्स इन दैट केस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज जापान्स एक्शन. ये मंचूरिया का फ्लैग था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो मंचूरिया इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज अच्छे थे एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड. देन फिर यू नो वो जो 5:5:3 वाला जो रेशियो अभी हमने देखा था ना, दैट यूके, यूएस और जापान में जो है वो 5:5:3 का रेशियो होगा व्हेन इट कम्स टू नेवी. जापान ने उसे मानने से इंतजार किया और अपनी नेवी खुद बनाना शुरू की. एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है 1937 में, मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट. एक्चुअली ये बड़ा माइनर सा डिस्प्यूट था बिटवीन चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप, लेकिन पता नहीं कैसे जो है ये इट एक्चुअली रिजल्टेड इन द सेकंड साइनो जापानीज वॉर, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था. और ये कितना लंबा चला, ये इतना लंबा चला. एंड एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 इन एशिया. तो वर्ल्ड वॉर 2 का अगर आप इम्पैक्ट देखोगे ना, तो एशिया में बाकी दुनिया से पहले ही कुछ ना कुछ शुरू हो गया था. यूएस रिएक्शन क्या हुआ? अमेरिका को हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी है एक्चुअली. आज भी आई डोंट नो व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड, मतलब दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन लैंड. लेकिन अब नो, बिकॉज डॉलर इज रिगार्डेड एज द इंटरनेशनल टेरिटरी, इंटरनेशनल करेंसी, तो अमेरिका का इंटरेस्ट वैसे दुनिया में हर जगह है. खैर, so Americans boycotted Japanese goods. But Japanese cotton, oil, scrap, मतलब वो Japanese goods को नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज थी जो फिर भी ट्रेड कर रही थी. Now what happened in World War II? World War II में क्या हुआ? 1940 तक आते आते जापान ने जो है एक्सेस पावर्स को ज्वाइन कर लिया था. रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस, अभी हम आगे देखेंगे. इन्होंने बड़ी अच्छी फिलॉसफी दी. इन्होंने कहा एशिया इज फॉर एशियंस. मतलब इन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है जो एशिया में फैला हुआ है, हमें उसे खत्म करना है. हमें एशिया को ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से लिबरेट करना है. और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं था कि वो जो कॉलोनाइज्ड एशियन कंट्रीज थी, चाहे वो बर्मा हो, डच ईस्ट इंडीज हो, इंडो चाइना हो, फिलीपींस, थाईलैंड हो, उनको ये इंडिपेंडेंट या फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे. They just wanted to replace Japanese imperialism with Western imperialism with Japanese imperialism. इसलिए अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल आर्मी याद हो तो आफ्टर द फॉल ऑफ बर्मा, सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी जब आगे बढ़ रहे थे, तो एक पॉइंट पे आके वो स्टार्टिंग में उन्होंने भी जापानीज हेल्प ली, क्योंकि जापानीज ने क्या कहा, एशिया इज फॉर एशियंस. हम ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो है वो एशिया से खत्म करना चाहते हैं. और नेताजी मान भी गए. लेकिन जब वो त्रिपुरा तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जापानीज यही जो चीज थी ना, कि ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को. मतलब ये अंग्रेजों को तो हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये भारत को आजाद नहीं करना चाह रहे हैं. क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो दैट यस, नेताजी आल्सो हैड allies with Japanese soldiers. So Japanese imperialism को जब ये दिखने लगा तो he withdrew. So they also actually had wanted to attack India, but वो बर्मा तक ही limited थे. डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, फ्रेंच इंडो चाइना, दैट इज लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड. तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जापानीज इम्पैक्ट रहा. अगर जापानीज का डायरेक्ट रूल नहीं था, जापानीज का डायरेक्ट इंपीरियल रूल नहीं था, लेकिन उनका जो भी लोकल नेटिव रूलर था, ही वाज लाइक अ पपेट टू जापान. एंड
जापानीज इंपीरियलिज्म एक्चुअली खत्म होगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद, द इनफेमस हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट, एंड जापान्स टेरिटरी जो भी उन्होंने बाहर जितना फैला रखा था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वो जो उनका जापानीज आइलैंड तक का जो टेरिटोरियल रीजन है वहां पर जापान जो है वो वापस कर दिया जाएगा. सो दिस वाज जापान्स इंपीरियलिज्म एंड हाउ इट इम्पैक्टेड द वर्ल्ड. सो that's it for this video. I hope you liked it. Do mention that in your comments. Subscribe the video if you have not done that till yet. Or next video is, I think, which most of the people are actually interested when we talk about world history, and so that is Nazism and rise of Hitler. It may take two videos, roughly of 30 minutes each, to understand Hitler and Nazism and rise of Hitler, because ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं. Spread of Nazism in Germany and Hitler, and in the act of Hitler. So I'll meet you then. Till then, have a great time. Stay safe. Stay healthy. Thank you so much.